जानिए कहानी डॉक्टर आर.एन. सिंह की। मजबूरी में बेचने पड़े थे मां के जेवर, तब ठान लिया था बनना है डॉक्टर। देश सेवा के लिए छोड़ दी थी इंग्लैंड में नौकरी। मुट्ठी भर पैसे और बीवी बच्चों संग आए थे पटना। बिहार में नहीं दी सरकार ने इजाजत, फिर भी मिला पद्मश्री। ऐसे कर दी बिहार में हड्डी के इलाज की काया पलट। जानिए सब कुछ कहानी जिंदगी की में सौम्या राठी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम कहानी जिंदगी की में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के कहानी जिंदगी की के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जिनके नाम की सड़कें हैं, तो इससे आप उनकी प्रसिद्धि तो समझ ही गए होंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं कि उन्हें अपने काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर आर.एन. सिंह से। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पे आपका। नमस्कार सौम्या जी। आपने सर मेडिकल फील्ड में इतने योगदान किए हैं कि आपको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। आपके नाम पर सड़कें भी हैं पटना में, लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी विदेश छोड़कर पटना लौटने की जर्नी के बारे में सवाल करना चाहूँगी। कहानियाँ बताती हैं कि आप अपने पिताजी के आग्रह पर यहाँ आए थे, तो कि सिर्फ पिताजी की इच्छा थी या आप खुद भी बिहार के लिए काम करना चाहते थे? देखिए समझिए, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे समय आते हैं जब बहुत सा काम प्रारब्ध के रूप में भगवान द्वारा जो बनाया जाता है उसी के मुताबिक होता है। ये बात सही है कि जब मैंने इंग्लैंड में अपनी सभी शिक्षाएं परीक्षाएं पास करी और पूरा ट्रेनिंग हो गया, तो मैं सोचता था कि कहीं सेटल करके प्रैक्टिस करूं। इंग्लैंड में रहने की ख्वाहिश थी। हमें सऊदी अरेबिया में भी जॉब मिला, लेकिन पिताजी ने चिट्ठी लिखा कि अगर तुम विदेश में ही काम करना चाहते हो या अगर चाहते हो देश की सेवा करना, तो तुम्हें देश की सेवा करने की सोच चाहिए और तुम आओ यहाँ। खैर, ये एक सजेशन पिताजी का मेरे पास था, और जब भी पत्र लिखते थे तो वो हमें पटना लौटने का सलाह देते थे। लेकिन वाकया ये हुआ कि कुछ दिन पहले जब मुझे लौटना का प्रोग्राम बना, तो मुझे एक नौकरी, कंसल्टेंट की नौकरी की जॉब मिली, के लिए अप्लाई करना था। तो मैं अपने एक सीनियर कंसल्टेंट जो हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बेंटले, लिवरपूल यूनिवर्सिटी में, मैं उनके साथ ही रजिस्ट्रार था। तो मैं उनसे मिलने गया कि मैं इस कंसल्टेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपका रेफरेंस चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा से कहा, रॉबिन बोलते थे हमको, रॉबिन इट्स ऑलराइट, आई विल गिव यू द रेफरेंस। उन्होंने साइन बता दिया, हमसे अपना सहमति भी दे दी, बोले कि मेरा नाम दे सकते हो। फिर हम लोगों ने चाय कॉफ़ी ख़त्म की, तो मैं लौटने लगा तो प्रोफेसर बेंटले ने कहा कि रॉबिन, आई थिंक वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ आई गेट एन इंग्लिश बॉय फॉर दिस पोस्ट, माई टीम मेंबर्स विल ट्राई टू एडजस्ट हिम बिकॉज यू हैव गॉट ए प्लेस टू फॉल बैक इन योर कंट्री। इस बात को मैं बहुत गंभीरता से लिया। मैंने देखा कि मैं इतनी पढ़ाई करके, FRCS करके, MCH करके, जो ऑर्थोपेडिक्स में उस वक्त जो भी मैक्सिमम डिग्रियां थी सब मैंने ली, और मैं बहुत सक्सेसफुल वहाँ भी था। तो हमें लगा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आई विल बी कॉल्ड ए सेकेंड ग्रेड सिटीजन देयर। और तो मैं अपनी जितनी भी मेरी कहते हैं मेरा जो काबिलियत है उसको मैं यहाँ नहीं दिखा पाऊँगा। एंड आई मेड ए डिसीजन एंड आई थैंक माई फादर कि उन्होंने हमसे पहले से ही हमको इस तरह की बात करने को सोचने का कहा था। तो कंबाइनिंग टुगेदर ये दो इंसिडेंट्स किया कि मैं घर आया और अपने पत्नी से कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि 1 महीने के बाद ये जॉब मेरा ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग अब नए जॉब के लिए नहीं कोशिश करेंगे, एंड वी मस्ट गो बैक टू इंडिया। एंड दिस इज़ द मैटर ऑफ 1982 के अंत में ये हुआ। एंड वी गेव ए नोटिस टू द हॉस्पिटल कि हमें साल में 1 महीने में छोड़ दें, और मैं आ गया पटना। जब आप पटना आए, आपने यहाँ के लिए काम किया, 2010 में आपको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। तो पिताजी की इच्छा तो हमेशा से थी कि आप देश के लिए काम करें, और उसी भाव से आप लौटे भी थे। तो वो अवार्ड मिलने की खुशी कितनी थी? पिताजी तो नहीं रहे उस वक्त जब हमको अवार्ड मिला, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मैं लौट करके यहाँ आया तो मैंने यही देखा कि समाज के लिए काम करना बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी चीज़ है, और यहाँ के लोगों की इसकी ज़रूरत भी है।
मेडिकल फील्ड में खास करके ऑर्थोपेडिक्स जिसमें हम हैं, बहुत बड़ी समस्याएं थी। यहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं था और उसका मेन कारण है कि ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी खर्च है। जैसे कि हर एक जनरल सर्जरी में है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जरी में फॉर एवरी ऑपरेशन यू रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और साथ साथ इमेज इंटेंसिफायर हो, ऑपरेटिंग टेबल हो, ये सारे चीज़ अलग अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ऑर्थोपेडिक्स वाज नॉट दैट वेरी एडवांस्ड हियर। 82 में हम जब आए उस वक्त से हमने आर्थ्रोस्कोपी, एवो टेक्निक्स, ये सब नए नए चीज़ यहाँ शुरू किए और इत्तेफाक से सरकार की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट नहीं मिला। और हमारी जब मैं आया यहाँ तो मैं अपने अंदर से जब मैं पटना आया था तो हमें लगता था कि मैं FRCS MCH करके आया हूँ, यहाँ से MS करके गया था और हमें पटना में काफ़ी इसकी मदद मिलेगी। लेकिन 1982 में आने के बाद हमें वैसी कोई सहूलियत मिली नहीं। और इनफैक्ट सरकार ने कि जॉब में जब मैं गया, क्योंकि मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में पहले पढ़ाता था, तो मुझे ऐसा आइडिया था कि जब मैं लौटूंगा तो नालंदा मेडिकल कॉलेज में मेरी नौकरी बरकरार रहेगी। लेकिन पता चला कि सरकार ने टेक ओवर कर लिया और मेरा नाम वहाँ नहीं गया था। इसीलिए हमको कहा गया कि आप फिर से अप्लाई कीजिए, तब सरकारी नौकरी में आप पाएंगे। मैं जब अप्लाई किया तो हमको लोगों ने दुमका भेज दिया लेप्रोसी में। तो मैं गया, उस वक़्त आज एक पत्रिका निकलती थी, पेपर निकलता था, उसमें निकला भी कि बिहार सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों को सलाह डालती है, लेकिन हमको भेजा गया लेप्रोसी में दुमका। तो मैं वहाँ गया, ज्वाइन करने पर मैंने देखा कि ये मेरे जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी बहुत इज्जत नहीं है यहाँ। तो मैं चला आया और मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस में ही काम करने का शुरू किया और भगवत कृपा हम उसी को करते रहे और करते करते मैं सामाजिक कामों में भी बहुत लगा रहा और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हुआ कि 2010 में हमको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जी, आपकी इतनी सुंदर जर्नी रही है, पद्मश्री भी आपको दिया गया। अब चलिए एक बार बात उन दिनों की करते हैं जब आप स्कूल के दिनों में पढ़ाई किया करते थे। तो डॉक्टर बनने का जो ख्याल है वो स्कूल के दिनों से ही आपके मन में था? ऐसा है कि डॉक्टर बनने का जो ख्याल है वो एक वाक़या था। हमारे पिताजी जज थे, उनकी पोस्टिंग थी सासाराम में और 1956-57 की बात है। उस वक़्त हम बहुत बच्चे थे और उस पिताजी हम लोग पूरे परिवार मुजफ्फरपुर के लिए, बाबूजी का ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर हुआ था, हम लोग मुजफ्फरपुर के लिए कोई ट्रेन से चले आ रहे थे जो बलिया होकर के आती थी, सासाराम से होकर के बनारस से फिर बलिया। तो रास्ते में पिताजी को लू लग गया और वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए और बलिया स्टेशन पर उनको फोर्सिबली, चूँकि फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, और उनको उतार दिया गया और बलिया हॉस्पिटल में रखा गया। वहाँ पिताजी 3 दिन तक बेहोश रहे। हमारी माँ का सब जेवर वेवर सब बिक गया उस वक़्त। और उसके बाद हम जाते थे बच्चे के रूप में वहाँ मिलने, तो देखते थे कि डॉक्टर लोग बहुत मेहनत कर रहा है। तो 3 दिन के बाद पिताजी को होश आया और उस वक़्त के डॉक्टरों का जो सम्मान था उसको देख के हमको लगता है कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। लेकिन पिताजी जब आ गए मुजफ्फरपुर काफ़ी बीमारी के बाद, तो फिर चूँकि पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, मैं 10वां क्लास पास करने के लिए एटलीस्ट 6-7 स्कूल देखा। बिकॉज एवरी 6 महीने पर 1 साल पर ट्रांसफ़र होता था, हमारा स्कूल बदल जाता था। फिर मुजफ्फरपुर में मैं मतलब अगर हमको नाम याद है तो KR स्कूल बेतिया, बानू छपरा स्कूल बेतिया, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ बाबूजी का सासाराम, तो रूटा मिडिल स्कूल सासाराम में मैं 7th पास किया, तकिया हाई स्कूल में नाम लिखा है। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था मुजफ्फरपुर बीबी कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ा। फिर वहाँ से मैं जिला स्कूल गया, फिर जिला स्कूल से कटिहार ट्रांसफ़र हो गया। तो कटिहार में मैं बायोलॉजी लेना था, तो मैं मैसूर एकेडमी कटिहार से अल्टीमेटली मैट्रिक पास किया। फिर DS कॉलेज कटिहार में पढ़े। फिर पिताजी का ट्रांसफ़र पटना हो गया तो हम पटना चले आए। जब पटना चले आए तो मेरे पास इतना मेरा जो मार्क्स था, ऐसा था कि लगता था कि मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। और तब हमने अप्लाई करी, फिर हम साइंस कॉलेज में एडमिशन लिए, लेकिन हमारा फिर PMCH में एडमिशन हो गया और हम डॉक्टर बन गए। हमारे घर में डॉक्टर का पृष्ठभूमि नहीं था। हमारे एक चाचा थे जो मेडिकल असिस्टेंट थे, वो कहीं हेल्थ सेंटर में काम करते थे, बाबूजी के छोटे भाई। लेकिन हमारे घर में कोई सरकारी
डॉक्टर या डॉक्टर के रूप में, MBBS के रूप में कोई नहीं था। मैं पहला आदमी हूँ अपने परिवार में जो कि डॉक्टर बना। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसा अभी बताया कि PMCH से आपने MS किया था, उसके बाद आप विदेश कई कॉलेजेस में गए अपने आगे की पढ़ाई के लिए। तो जब पहली बार आप पटना छोड़कर विदेश गए थे, तब आपके लिए वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि पटना उस वक्त उतना डेवलप्ड भी नहीं था, उसके बाद सीधे विदेश की चकाचौंध देखना, तो एक जवान लड़के के लिए वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो एक्साइटमेंट कैसी थी? ये सब अपनी अपनी अनुभूति है, लेकिन जब हम लोग जनवरी महीने में मैं गया था और ऐसा लगता था कि जनवरी महीने में मुझे पसीना चलता रहता था। कौन सी कंट्री गए थे सर आप? इंग्लैंड। तो मैं इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में ही जब मैं 1 जनवरी को पहुंचा तो उस खासी ठंडी में भी मेरे पसीना आता रहता था। और जब 1 महीने का समय होता है जिसमें कि आपको एक ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, जो कि डॉक्टर लोग जो वहाँ कंसल्टेंट देखते हैं कि आपका लैंग्वेज कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, उसी मुताबिक वो आपको रिकमेंडेशन देते हैं। तो उस पीरियड में उस कंसल्टेंट के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। जो प्रश्न का किया उन्होंने उसका सही जवाब देना पड़ता है। पेशेंट से बात करते वक्त आपका एक्सेंट कैसा है, आपकी समझ कैसी है, ये सब देखना पड़ता है, बिकॉज वो सब देखते हैं। तो 1 महीने के बाद कंसल्टेंट ने हमसे कहा कि डॉक्टर सिंह आप फलाने जगह जाके नौकरी ज्वाइन कीजिए, आपके बारे में मैंने बात कर लिया है। इतना अच्छा मेरे को लगा, कुछ कहने को नहीं। और फिर मैंने दूसरी जगह गया। मेरा एनाटॉमी बहुत अच्छा था, मैंने पढ़ाने में शरीर रचना विभाग में मैं मेडिकल कॉलेज में काम करता था, पढ़ाता था नालंदा मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पर लोगों ने हमारे शरीर रचना विभाग के नॉलेज को बहुत अप्रिशिएट किया और हमको क्वींस मेडिकल सेंटर नॉटिंघम में मेडिकल कॉलेज में हमको सप्ताह में 2 दिन पढ़ाने के लिए दिया गया। तो मैं वहाँ भी जाता था, लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ के सारे एग्ज़ाम्स दिए, FRCS 1, 2 और उसके बाद फिर MCH दिए। और ये करीब 6 सालों तक मैं इंग्लैंड में रहा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड में। और उसके बाद वाक़या हुआ कि मैं भारत चला आया। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मेडिकल के दिनों में, अपनी पढ़ाई के दिनों में आप सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहे या फिर कभी दोस्तों के साथ क्लासेस बंक करना और ऐसे एक्सपीरियंसेस भी लिए आपने? देखिए, ऐसे तो 2 पार्ट है इसमें। पार्ट 1 है कि हमारा फैमिली लाइफ। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मैं 2nd ईयर में था तभी मेरी शादी हो गई थी। और बाय द टाइम आई पास्ट हमारे 2 बच्चियाँ थी हमारे पास। और उसके बाद एक बेटी थी। उसके बाद मैं MS करके, तो मेरा बेटा का जन्म इंग्लैंड में हुआ। तो परिवार एक तरफ था। और जहाँ तक हमारा क्लास का सवाल था, जैसे होता है किसी हम लोग सभी यंग लड़के थे, तो समय समय पर बहुत ही होते ही रहता था। हम लोग का गंगा किनारे हम लोग का कॉलेज था, तो हम लोग गंगा में नौका बहुत करते थे, उस तरफ जाके बहुत मस्ती करते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारे समय में एक बार कोई लड़ाई झगड़ा हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज से, और उसमें सीनियर्स लोगों ने, हम लोग जूनियर थे, सीनियर्स लोगों ने कहा कि सबको चलना है। और हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज बानर सेना होकर गए, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी उत्पात मचाया। और उसके बाद फिर यहाँ प्रोफेसर VN सिंह हमारे प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसा क्यों किया। फिर भी उन्होंने हम लोग सबको बचाया, सबको प्लास्टर पट्टी दे करके सबको किया। तो काफ़ी होता ही रहता है, वो तो अगर वहाँ नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जी बिल्कुल। ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि क्लासेस छोड़कर कोई मूवी देखने गए, कोई ऐसे एक्टर की मूवी आई जो मिस करने के लिए एकदम मन नहीं माना? ऐसा हुआ है। कौन सा एक्टर था, किसी मूवी के लिए क्लासेस छोड़ के गए? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि शत्रुघ्न जो है, शत्रुघ्न सिन्हा, वो हमारे साथ साइंस कॉलेज में थे। और शत्रुघ्न वहाँ से छोड़ दिए साइंस कॉलेज में, फिर हम लोग मेडिकल वो चले गए पूना, और मेडिकल कॉलेज में वो क्या कहते हैं हम लोग पढ़ते थे, तो बराबर आते थे पढ़ना। एक दिन हमें शत्रुघ्न से भेंट हुई शिशु रोग विभाग के सामने। हमने कहा क्या यार कहाँ हो तुम? हम तो आज करें, ए बेटा सुनो यार, एक बार जानते हो मुझे रोल मिला है। कौन सा रोल मिला है? तो जंजीर कोई फिल्म थी, उसमें हमको मिला है रोल। तो हम लोगों ने कहा कि जरूर जाएंगे देखने के लिए। तो बीना सिनेमा में लगा था वो, और बीना सिनेमा में लगा था। तो हम लोग सभी लोग अपने बैच के जंजीर फिल्म देखने के लिए, हुआ कि साहब टिकट उस वक्त 2 से 2 बजे वाला ही मिल रहा है। तो कौन मैटनी शो बोलते हैं, हमारा दोस्त था, सब टिकट कटाए, तो हम लोग गए थे। ऐसे ऐसे कई एक वाक़या हुए हैं जहाँ कि हम लोगों ने क्लास भी छोड़ा है।
और मैं कभी भी बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैं अपने क्लास का मीडियोकर लड़का रहता था, पढ़ाई करता था, हाँ अपना सीरियस जरूर रहता था कि साहब अपनी पढ़ाई कर लें, और भगवान की इच्छा से मैं सब एग्ज़ाम पास करते रहा फर्स्ट टाइम में। वेरी गुड। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप कभी भी बहुत गंभीर होकर नहीं पढ़ते थे, काफ़ी मीडियोकर से रहते थे क्लास में, तो कभी कोई परीक्षा ऐसी रही जिसके पहले आपको रात को नींद नहीं आ रही हो, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा घबराए हों? ऐसा मौका किसी भी एग्ज़ाम के पहले आता है, लेकिन ये भी सही है कि अगर आप अपना मेंटल बैलेंस नहीं रखोगे तो आप अच्छा भी नहीं कर सकते हो। ऐसा लगता था कि हम एग्ज़ाम्स जो भी देते थे उस वक़्त मैं अपने आप को बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ, और मैं ज़िंदगी में कोई भी एजुकेशनल एकेडमिक एग्ज़ाम मैं फ़ेल नहीं किया हूँ पहली बार। और एक ही एग्ज़ाम में मैं फ़ेल किया हूँ, वो है इंग्लैंड में ड्राइविंग टेस्ट। 2 बार फेल करने के बाद मुझे तीसरा बार मिला, लेकिन दूसरे ऑल एकेडमिक एग्ज़ाम्स में मैं फ़र्स्ट टाइम पास किया हूँ, यहाँ से लेकर विदेश तक। तब है कि उस वक़्त ये बात सही है कि टेंशन तो रहता ही है, लेकिन दैट इज़ व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ पासिंग एग्ज़ाम। जी डॉक्टर साहब, आप इतने प्यार से अपने सारे किस्से हमें बता रहे हैं, लेकिन क्या इन सारे किस्सों के बीच कभी एक ऐसा टाइम भी था जब आपको लगने लगा था कि आपकी हिम्मत टूट रही है? कोई बहुत एक ऐसा फेस जहां बहुत डिफ़िकल्टीज आपने फेस की हो, कोई एक ऐसा अनुभव? 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार हुआ कि मैं सर्जरी में बहुत अच्छा नंबर मेरे को था, और पोस्ट ग्रेजुएट में मुझे जनरल सर्जरी मिलना चाहिए था। प्रोफेसर हई एंड प्रोफेसर UN शाही, इन दोनों की टीम थी, एक यूनिट था, उस यूनिट में मैं काम करता था प्रोफेसर हई साहब के साथ। तो हई साहब के साथ इतना अच्छा हम लोग का रिलेशन, तो 65 में पास किए, 70 में हम पास किए थे, तो हम लोग का आपस में था। तो हई साहब को देख करके लगता था कि हम सर्जरी यहीं करें, और सर्जरी हमको दिखा, लेकिन किसी कारण बस मेरा सर्जरी में एडमिशन नहीं हुआ। तो उस दिन मुझे बहुत धक्का लगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन हमारे गुरु थे डॉक्टर शिवनारायण सिंह, मैं उनके यहाँ भी काम करता था। तो डॉक्टर शिवनारायण सिंह से हम मिले कि कि क्या बात है, बहुत डिप्रेस्ड हुआ आज। मैंने कहा कि मेरा सर्जरी में एडमिशन नहीं हुआ PG में, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जो भी अच्छा होता है, जो भी होता है भगवान की इच्छा से अच्छा होता है। तो मैंने कहा कि मेरे को नौकरी थी, एडमिशन नहीं हुआ, आप कहते हैं अच्छा हो रहा है। तो कहा नहीं देखो, तुम सर्जरी जनरल सर्जरी मत लो, तुम ऑर्थोपेडिक सर्जरी लो। यू वांट टू बी ए सर्जन, बी एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो हमने कहा कि ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी ले लेते हैं, और ऑर्थोपेडिक सर्जरी लिया मैंने। फिर उसके बाद जब मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी को शुरू किया, अब क्या हुआ कि जब मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी शुरू किया तो MS हमें मिल गया, दैट इज 74 में, और 76 तक मैं जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जरी किया। जब मैं इंग्लैंड गया तब वहाँ दिक्कत क्या थी कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में FRCS नहीं होता था उस वक़्त, अब होने लगा है। अब उस वक़्त FRCS करना है तो जनरल सर्जरी पढ़ना है। तो मेरी जो लालसा थी सर्जरी पढ़ने की वो फिर आई, और मैंने इंग्लैंड में FRCS किया जनरल सर्जरी में। फिर जब मैं FRCS जनरल सर्जरी में हो गया, तब हुआ साहब कि मेरी तो ओरिजिनलिटी ऑर्थोपेडिक्स है, तो मैं MCH ऑर्थ जो लिवरपूल यूनिवर्सिटी में होता है वहाँ मैंने कोशिश करी, और मेरी एडमिशन वहाँ हो गई। तो एक वहाँ का कोर्स मैंने किया, तो पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी पढ़े, फिर जनरल सर्जरी पढ़े, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी पढ़े, तब जा कर के मैं, लेकिन इस बीच में बहुत मौका मिला सर्जरी सीखने का, सर्जरी करने का, और एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं भारतवर्ष में आकर के अपने इंडिपेंडेंट एक अपना इंस्टीट्यूशन बना करके काम कर सकूं। और आते आते जो 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि हमको बहुत तकलीफ़ हुआ, वो था कि यहाँ आने के बाद हमें जो मौका मिलना चाहिए सरकारी महकमे में वो नहीं मिला, और लोगों ने मुझे बहुत लो दृष्टि से देखा कि साहब आप हैं प्राइवेट में तो हैं, लेकिन मैंने प्राइवेट को ही एक ऐसा टूल बनाया कि हमारा ये इंस्टीट्यूशन आज NABH रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग होती है। अभी 4 बच्चे हमको हर एक साल DNB के लिए आते हैं हमारे यहाँ, और हमारा इंस्टीट्यूशन अभी 2 अस्पताल, मेरा सवेरा अस्पताल भी मेरा ही है, तो ये दोनों अस्पताल में भी हम लोग एक काफ़ी स्टैंडर्ड का काम ऑर्थोपेडिक्स करते हैं, और हमारे यहाँ पेशेंट सब जगह से आते हैं जी। तो मेडिकल कॉलेज जो PMCH की जो गरिमा थी, उस गरिमा में थोड़ी
गिरावट आई है अभी। हम लोग के समय में मेडिकल कॉलेज पर PMCH वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द इंडिया। लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मा में कमी आई है। लेकिन हम ये बात सही तो कह सकते हैं कि बिहार में भी हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे पारस हॉस्पिटल हो, भाई साहब हो, चाहे विजय प्रकाश हो, सब मिल करके लोग कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में पटना में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है एंड इट्स एट पार विथ एनीवेयर इन द कंट्री। जी डॉक्टर साहब, अब मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि आपने हमें बताया कि सबसे ब्रेकडाउन वाला मोमेंट आपका कौन सा था, लेकिन ऐसा ज़िंदगी का कौन सा पल है जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश हुए थे? सबसे ज़्यादा खुश होने का जो पल था वो था 2। एक तो जिस दिन पद्मश्री मिला था वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन वहाँ पर हुआ था कि इंग्लैंड में एक पल था जिस दिन की MCH में मेरा एडमिशन हुआ था। MCH में एडमिशन होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पूरे दुनिया से केवल BC लड़के का 1 साल में एडमिशन होता है पूरे दुनिया में से। और वहाँ पर बिहार से जो हमको कोई सपोर्ट नहीं था तो हमारा एडमिशन होना बहुत मुश्किल था, लगता नहीं था कि होगा। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ वर्किंग देयर, किसी और लोग के साथ काम करते थे, तो हमें किसी ने फ़ोन किया, मेरे कंसल्टेंट ने, कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर MCH। तो लगा कि साहब ये कुछ अचीवमेंट हुआ है एंड वो पास भी मैं कर गया। तो दो मोमेंट्स आर देयर। जो सबसे बड़ी मोमेंट, अच्छी मोमेंट जो है हमारी पत्नी का है। इससे वेरी वेरी हिलेरियस सिचुएशन बताते हैं। हमारी शादी हुई थी 2nd ईयर MBBS में, और जब आप PMCH में थे? जी 2nd ईयर में। तो उसके बाद शादी के तुरंत बाद मेरा फर्स्ट MBBS एग्जामिनेशन होता है एडमिशन के 2 साल बाद। तो फर्स्ट MBBS एग्ज़ाम हुआ, फिर 2nd MBBS एग्ज़ाम होता है 4 साल बाद, फिर फाइनल MBBS एग्ज़ाम होता है 5 साल बाद, फिर उसके बाद MS का एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद इंग्लैंड चला गया मैं। इंग्लैंड गया तो वहाँ पे FRCS के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों मैंने पास करी। फिर उसके बाद MCH में चले गए। तो ये वाक़या 67 में मेरी शादी हुई, 81 तक चलता रहा, 67 to 81। तो 81 में जब मैं वाइफ को बोला, पत्नी को बोले कि चलो हम MCH का रिज़ल्ट निकलना है, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं पास कर जाऊँगा। तो जब मैं उनको लेकर गया, ऐसे फिर किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में मैं नहीं ले गया था उनको, इस बार लेके गया तो मैंने देखा कि नाम मेरा बोर्ड पर है। तो मैंने कहा कि चलो भाई आज मैं पास कर गया MCH। तो मेरी पत्नी का बहुत अच्छा रिमार्क था, विच आई स्टिल रिमेंबर, कि मुझे इससे खुशी नहीं कि आप MCH पास कर गए, खुशी इस बात की कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। इतनी परेशान हो चुकी थी मैम आपके सारे एग्जाम से कि आखिरी एग्जाम पर वो खुशी अलग थी उनकी। तो इतना हमको खुशी हुआ कि देखो, हम कहा दिस इज़ व्हाट यू वांटेड, इज़न्ट इट, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट से ही मैंने इतना एग्ज़ाम पास किया। तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो एक बहुत अच्छा अनुभूति उस वक्त लगा जब पत्नी ने कहा कि चलिए भाई आप पास तो कर गए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब आपको कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना है। जब आप 82 के एंड में वहाँ पर सब कुछ रैप अप करके इंग्लैंड में पटना आ रहे थे, तो आपने बताया कि सरकार की तरफ से जो आपको मदद दी जानी चाहिए थी, जो इज्जत दी जानी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। ऐसे में प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करना अपनी, वो कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग था। एक तो उस वक़्त मुझे कोई जानता नहीं था पटना में, हमें कोई जगह नहीं मिली थी। तो टू स्टार्ट विथ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस एक गराज से शुरू किया, जिसमें एक पर्दा बीच में टांगा और एक तरफ मैं बैठता था, एक तरफ पेशेंट के लिए 2 कुर्सियाँ रखता था, और किसी नर्सिंग होम में जाकर के ऑपरेशन करता था। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था कि जहाँ पेशेंट आया कि नहीं आया कुछ नहीं, 1-2 पेशेंट आ गए तो आ गए। सबसे जो सीरियस बात थी वो ये थी कि हमारे 4 बच्चे थे, 3 बेटियाँ 1 बेटा, और ये लोग इंग्लैंड में 6 साल रहे थे। तो लौट के आने के बाद इन लोगों को पटना शहर में बहुत परेशानी थी। हम लोग डी लाल में और JG कार में 2 ही जगह ड्रिंक्स ये सब मिलता था, जहाँ कि वो लोग यूज्ड थे ऑल द टाइम, कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, ये करना वो करना है, तो इंग्लिश खाना ये सब कुछ का। तो ये सब चीज़ के लिए हम जब भी प्रैक्टिस, एक तो प्रैक्टिस था नहीं उतना, और घर आते थे तो लगता था कि घर में बच्चे लोग बहुत खुश नहीं हैं। पत्नी हमारी ठीक थी, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे लोग जो कि 6 साल वहाँ रह चुके थे, उनके लिए एडजस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और वो जो प्रारंभिक 6 महीना था वो बहुत ही एनवाइंग। इनफैक्ट एक समय आया जबकि मैं विदेश चला गया फिर, और विदेश चला गया, विदेश जा कर के मैंने
ये किया, क्या बोलते हैं, सोचा कि फिर लौटूंगा नहीं, लेकिन फिर पिताजी की प्रेशर तो था ही, मैं लौट आया। लेकिन वो समय बहुत डिफ़िकल्ट था और पैसा का प्रॉब्लम वही था और प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन एक साल के बाद मैंने देखा कि मेरी मेहनत काम ला रही है और अल्टीमेटली मैं बहुत अच्छा होने लगा। इनफैक्ट 3-4 साल के बाद तो मैं स्टेबलाइज कर गया। और अब कितने अस्पताल हैं आपके? अब तो भगवान ने सब कुछ दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और मैं भगवान को यही कहता हूँ कि भगवान मेरा जैसा क्या कहते हैं भाग्य सबको आप दें, क्योंकि मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी में चाहा वो पाया। आज सब तरह से मैं खुश हूँ और मैं खुश इस बात से हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट में अपने ज्ञान का जो एक क्या कहते हैं सर्विस सोसाइटी को दे रहा हूँ, जो सोसाइटी को इससे फ़ायदा हो रहा है, उससे बहुत अच्छी अनुभूति हमको मिलती है जी। जैसे डॉक्टर साहब, अब इस वीडियो के लिए बस एक आखिरी चीज़ यही चाहूँगी कि जितनी भी हमारी यंगर जनरेशन है, जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप अपनी ज़िंदगी की कौन सी सीख पास ऑन करना चाहेंगे? मैं ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बराबर आते रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, दिन के साथ जैसे रात बना है, सुबह के साथ शाम बनी है, उसी तरह दुख के साथ सुख बनी है, उसी तरह से समस्या के साथ समाधान बना है। अच्छे दिन के साथ बुरे दिन बने हैं, बुरे दिन के साथ अच्छे दिन भी बने हैं। इसलिए कभी भी अपना खोना नहीं चाहिए विश्वास, और प्रभु पर विश्वास रखिए। अगर भगवान आपका एक हाथ खाली करता है तो याद रखिए कि वो हाथ में कोई अच्छी चीज़ देने के लिए खाली करता है। और लास्ट वर्ड मैं ये कहूँगा कि जो आपकी इच्छा से होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो आपकी इच्छा से नहीं होता है वो और अच्छा होता है, बिकॉज उसमें प्रभु की इच्छा जुड़ी रहती है। अपने आप को, अपने जो भी प्रोफेशन है उससे ईमानदार रहिए, लोगों के प्रति संवेदनाएँ रखिए, और प्रोफेशन में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है। इट टेक्स टाइम टू एस्टेब्लिश। दही को आप 1 घंटा में नहीं पोड़ सकते हैं, उसके लिए 5-6 घंटा का टाइम चाहिए। अगर आप अर्ली करिएगा, बार बार उसको हिलाते रहिएगा, तो सुबह में दही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को स्टेबलाइज करें, हिम्मत रखें, एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होइएगा। जी, इतनी प्यारी सीख के बाद वीडियो के अंत में सर की ही कई बस एक बात दोहराना चाहूँगी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड को आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने एंजॉय किया है, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।